चलिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ से शुरू करना है दैविक राजा से, ठीक है ना। कह रहा है कि राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। यानी देखिए, आपको हम बताए थे पिछले क्लास में जो शक शासक थे वे जो थे, अब जब ये लोग अपने सिंहासन पर बैठ गए ना, ये लोग अपने आप को बताने लगे ना कि हम लोग मतलब कि देवताओं से संबंधित है। अपना ये सब बातें दैवीय से संबंधित बताने लगे ताकि जो पब्लिक है ना, जो जानता है ना, उसको जल्दी से स्वीकार कर ले, ठीक है ना। ये लोग बताने लगे कि हमको देवताओं ने भेजा है, ठीक है ना। मध्य एशिया से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जो ये आपका कुषाण शासक थे, इन्होंने भारत के किस एरिया में शासन किया था? तो आपका ये जो एरिया हो जाएगा ना, यहाँ से उत्तर प्रदेश से आप उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर जाइएगा ना, पूरा अफगानिस्तान तक, उस एरिया तक, उधर अफगानिस्तान पार तक ले इन लोगों ने शासन किया था, उस एरिया तक ले, ठीक है ना। ये लोग अपने को दैविक राजा बताते थे। इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई है। जो कुषाण शासक है, इनके बारे में यानी कुषाण इतिहास के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला है? अभिलेख, ये जो सिक्के जारी किए थे उससे पता चला है, और ये जो लेख लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे, उससे पता चला है। लेकिन जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मृत्यु से प्राप्त होता है। कह रहा है यानी जो शक शासक थे, यानी जो जो ये आपका कुषाण शासक थे, ये लोगों ने अपने समय में जिस तरह से करना चाहा, यानी कहने का मतलब ये है कि इन लोगों ने अपने आप को दिखाना चाहा ना, उस समय के जैसे समाज में स्थिति, वैसे ही बहुत सिक्के चला है। तो सिक्कों पर भी एग्जाम्पल में लिए, अगर सिक्का देखिएगा ना, तो एक सिक्का पे ना इन्हीं का फोटो है, एक साइड में इनका फोटो है, तो एक साइड में भगवान का फोटो, ये देख लीजिए, ठीक है ना। एक ये कुषाण शासक का सिक्का है, कुषाण वंश के, तो एक और राजा का फोटो है और एक और भगवान का फोटो बनाया गया है। जो आगे का भाग है किसका है? कनिष्क का है, ये वाला कनिष्क है, ये वाला कौन सा? ये वाला। और आपका पृष्ठ देवता का है, ये जो है ना, ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये कनिष्क का राजा का है, और ये देवता का फोटो है। यानी ये आगे का चिन्ह है, ये फोटो का पीछे का ऐसी फोटो है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने अपना फोटो देवताओं के साथ में तुलना किए लगे। देवताओं के मूर्तियों में, जैसे देवता की मूर्ति है ना, वहाँ पर अपना बगल में सटा के अपना भी मूर्ति बनाने लगे। यानी ये लोग अपने आप को देवपुत्र समझते थे। आपको इसमें आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। ये लोग इसलिए अपने आप को ऊंचा बताते थे क्योंकि लोग इनको जल्दी से स्वीकार कर रहे, क्योंकि उस समय किसी को स्वीकार हाल वो किया नहीं जाता था। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। यानी उत्तर प्रदेश में मथुरा जगह है, ठीक है ना। मथुरा आपका जन्म करते हैं, वहाँ पर ना माट एक जगह है, तो वहाँ पर ना मंदिर में एक राजा का मूर्ति है। यानी वहाँ पर उस मंदिर में तो भगवान का मूर्ति था ही, जो राजा था ना, ये अपना भी मूर्ति बनवाया था मंदिर में, ठीक है ना। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ मिली है। जिस तरह से आपका मथुरा में मिला है, वैसे ही अफगानिस्तान में मिला है। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। देखिए, आपका ये उत्तर प्रदेश में भी मिला है और आपका अफगानिस्तान से भी मिला है। क्या मिला है कि जो ये आपका कुषाण शासक थे, इनका मूर्ति मंदिर में मिला है। यानी ये लोग अपने आप को बताना चाहते थे कि हम लोग देव के पुत्र हैं, देव से संबंधित, देवताओं से संबंधित बताते थे, ताकि लोग हमको जल्दी से एक्सेप्ट करें। दूसरा बात, इनका देखिएगा तो इनका साम्राज्य कितना दूर तक फैला था। यानी अफगानिस्तान से लेकर आपका उत्तर प्रदेश तक था, इस एरिया में था ना, पश्चिम उत्तर एरिया में इनका था। तो हमारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो कुषाण शासक थे, ये अपना सिक्का पे फोटो अपना भी मूर्ति बनवा रहे हैं, और उसके बाद से किसका? देवता के भी बनवा रहा है। यानी अपने देवताओं से तुलना करने की कोशिश कर रहा है। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाई थी, ठीक है ना। कई ऐसे राजा थे इस वंश के,
तो ये लोगों ने अपने नाम का ना देवपुत्र लगा दिया। जैसे मान लीजिए कनिष्क बोला जाएगा, कनिष्क कुशाण शासक था तो देवपुत्र कनिष्क था, ऐसे था। ठीक है, मान लीजिए आप मेरा नाम रोहित है तो देवपुत्र रोहित हम आगे लगाएंगे अगर उस समय रहते थे, राजा रहते तो। ठीक है ना, वैसे ही संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। चीन के शासक जिस तरह से जब भारत में कुषाण शासक शासन कर रहे थे ना, उस समय चीन में भी कोई दूसरा शासक था तो चीन के लोग ना अपने आप को ना स्वर्गपुत्र कहते थे। तो ये लोगों ने उधर से ही कॉपी किया होगा और बोला ना हम लोग देवपुत्र हैं। ठीक है ना। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्य के साक्ष्य मिलते हैं। कह रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य के साथ साथ यानी दूसरे भी साम्राज्य का साक्ष्य मिला है। आपको हम बताए थे महाजनपद में जिस तरह से मगध महाजनपद के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह से 15 और महाजनपद था ना शक्तिशाली राज्य। तो यही कह रहा है कि जब गुप्त साम्राज्य था तो उस समय दूसरा भी साम्राज्य था शक्तिशाली में। इनमें से कई साम्राज्य समानतों पर निर्भर थे। जो कि साम्राज्य किस पर निर्भर थे? सामान पर निर्भर थे। सामान उसे कहते हैं एक जिस तरह से जो राजा हो गया ना वह एक अधिकारी को नियुक्त कर देता था और बोलता था ना तुम इस एरिया का प्रशासन तुम चलाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो आज के डेट में प्रधानमंत्री है। अगर हम बात करें ना दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका प्रधानमंत्री है। ठीक है ना, प्रधानमंत्री है। और ये क्या किया ना, यहाँ पर ना जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ये पूरा महल है। ठीक है ना, यहाँ पर ये केंद्र बिंदु में प्रधानमंत्री हो गया और ये इस पूरा पे शासन करना है तो शासन कैसे करेगा? एग्जाम्पल के लिए हमारे नरेंद्र मोदी हैं तो उनको पूरा भारत देश पे शासन करना है तो शासन कैसे करेंगे? वो राज्य बना दिए हैं ना, मतलब ऐसा बताया गया ना कि 28 वो राज्य बना दिए हैं यानी मुख्यमंत्री बना दिए हैं। ये मुख्यमंत्री अपना अपना राज्य चलाते हैं ना और सरकार यानी प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ देते हैं ना, तो उसी तरह से ये सब जितने भी राज्य थे समानतों पर निर्भर थे। ठीक है ना, समान समझ में आ गया? अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। ये जो सामंत थे इनका अपना जीवन यापन किससे करते थे? तो जो संसाधन उपलब्ध थे ना, जो अगल बगल भूमि जैसे खेती करना था, टैक्स लेना था, ये सब चीज़ें सरदार ये सब करके अपना गुजारा करते थे। ठीक है ना, वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो महाराजा होते थे उनके ये हेल्प करते थे। ठीक है ना, क्योंकि जो महाराजा था इन्हीं के द्वारा शासन कर रहा था। तो ये जब भी बड़ा युद्ध लड़ना होता था तो ये लोग अपना सैनिक जो ये सामंत लोग हैं अपना सैनिक भेजते थे राजा के पास, तुम जाओ राजा की तरफ से लड़ना है। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते और राजा दुर्लभ होते तो बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। ऐसे ही में जो सामंत सबसे शक्तिशाली होगा तो वो क्या करता था ना, अपने आप को ना राजा घोषित कर देता था। अब मान लीजिए ये जो राजा है वो सामंत पर निर्भर है और कोई सामंत इतना ताकतवर हो गया उसके पास बहुत सारा सेना हो गया, सामंत अपना सेना भी रखते थे तो बहुत मात्रा में इसके पास सेना हो गया, तो ये हमला करके उस साम्राज्य को ख़त्म करके अपने आप को राजा बनाते थे। ठीक है ना, कुछ ऐसे शासक ऐसे सामंत थे। कुछ ऐसे भी राजा थे जो कमज़ोर थे, तो जो कमज़ोर थे ना, जो राजा ताकतवर थे ना, तो वो ताकतवर राजा कमज़ोर पे हमला करके उसको अपने कंट्रोल में ले लेता था। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। जो गुप्त शासक है ना इनका इतिहास किसके माध्यम से लिखा गया है? तो साहित्य से लिखा गया है, सिक्कों से, अभिलेखों के से। ठीक है ना, जैसे अभिलेख जैसे मान लो लिख दिया ना, लिख दिया अभिलेख, पत्थर पे लिख दिया अपने शासन के बारे में, तो यहाँ से पता चल गया। साहित्य में लिखा है इससे पता चल गया। ठीक है ना, सिक्का इसका मिल गया तो उससे पता चल गया इस सब के बारे में। अभिलेख कैसे पता चलता है? जैसे मान लीजिए सिक्का पे मूर्ति, भगवान का मूर्ति और राजा का मूर्ति है ना, तो आप यहाँ से ना लिख सकते हैं कि वे जो शख्स शासक थे अपने आप को देवतुल्य कहते थे, देवपुत्र कहते थे। ठीक है ना, अपने आप को देवतुल्य मानते थे, तो आप ना ऐसे लिख सकते हैं। तो इतिहास ऐसे ही लिखा है। साथ ही कवियों द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रस्तियाँ भी उपयोग रही है। दूसरा ये तो हल ही है, ये देखिए साहित्य, सिक्क और अभिलेखों तो हल ही है शासक के बारे में जानकारी के लिए। उसके बाद में ये आपका प्रस्तियाँ भी है। प्रस्तियाँ क्या है? प्रस्तियाँ जो उनके राज दरबार में कवि रहते थे ना, तो उनके ऊपर कविता लिखते थे, लेख लिखते थे राजा को खुश करने के लिए, राजा का बड़ाई करके लिखते थे।
इसी को हम प्रस्तिया बोलते हैं, ठीक है ना। इस प्रस्तिया को उतना आप हकीकत मत मानिएगा, क्योंकि इसमें यह कविता की तरह होता है, कहानी भी लिखा रहता है, इतिहास भी लिखा रहता है, क्योंकि इसमें ना राजा को खुश किया जाता है, राजा का बढ़ा चढ़ा के इसमें लिखा जाता है प्रस्तिया में, ठीक है ना। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रसिद्ध की रचना हरिश्चंद्र, जो स्वयं गुप्त सम्राटों का संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, ने संस्कृत में लिखी थी। ये जो थे ना प्रस्तर किसने लिखा था, तो ये आपको समुद्रगुप्त के जो देखिए ये जो गुप्त सम्राटों का संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट, जो गुप्त सम्राट था ना, जो गुप्त वंश था, गुप्त वंश में एक राजा था जिसका नाम था सम्राट समुद्रगुप्त, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के राजकवि थे, कौन थे, ये आपका हरिसेन थे, ठीक है ना। समुद्रगुप्त के राजकवि कौन थे, तो हरिसेन थे, उनके दरबार में रहते थे। तो हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा था, प्रशस्ति लिखा था समुद्रगुप्त के बारे में, बढ़ा चढ़ा के लिखा था। हम पढ़ेंगे क्या लिखा था, ये वाला लिखा था, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। तो पहले ये वाला हम पढ़ लेते हैं, ये वाला पांडे सरदार शत्रुघ्न की वन यात्रा है, ठीक है ना। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इस पॉइंट समझिएगा। उस समय जो हमारा वन था ना, कितना एथी था, क्या बोलते हैं, हमारे जंगलों में कितना चीज़ें थी। तो ये कह रहे हैं ना कि पांडे सरदार सेनगुप्तवन की वन यात्रा, ये पांडे वंश के एक सरदार है जिसका नाम है सेनगुप्तवन की, ठीक है ना। ये जंगल में जब जाते हैं ना, तो देखिए इनके साथ क्या होता है। यह तमिल महाकाव्य से शिल्पाधिकारम का एक अंश, ठीक है ना, शिल्पाधिकारम है से लिया गया है। जिस तरह से आपका आप देखिएगा, शेर और अथी है ना, खरगोश और शेर का कहानी पंचतंत्र में कहानी है। जिसे मान लीजिए ना, एक बुक है पंचतंत्र, ठीक है ना। उस बुक में से एक अथी है, हटाइए ना, वो सब बुक छोड़िए ना, ये आपका 12th का बुक ले लीजिए, आपका इतिहास का बुक है ना पार्ट 1। तो पार्ट 1 में से आपका चैप्टर दिया है ना, हड़प्पा सभ्यता चैप्टर, ये अलग हो गया। ये आपका राजा किसान नगर, ये आपका चैप्टर अलग हो गया। तो उसी तरह से ये आपका जो महाकाव्य है ना, तमिल महाकाव्य है ना, जिसका नाम है शिल्पकादिकम, इसमें से एक चैप्टर है पांड्य यात्रा, शत्रुघ्न की यात्रा, ठीक है ना। तो यहाँ से लिया गया है। उस समय पता करना था कि जो हमारे इतिहासकार इसको पढ़ के पता करते हैं उस समय के जो सरदार थे ना, इनको क्या हो कैसे का मिलता था। देखिए, जब वो वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजय का आदर करते हैं। करें ना कि जैसे ही राजा जैसे ही ये सरदार गया ना वन में, तो इसका स्वागत करने के लिए जो पहाड़ों पे या जो जंगलों में रहते थे आदमी, उन लोगों ने उधर से इस तरीक़ा से आए जिस तरह से कोई टीम जीत जाता है ना, तो जो हारता है ना उसका स्वागत करता है ना, उस तरह से हारता है। तो देखिए, जब ये लोग आ रहे थे पहाड़ों से ना इनसे मिलने के लिए शत्रुघ्न से, तो वे अपने साथ में उपहार लाए थे, ठीक है ना। उपहार में क्या था, तो हाथी के दांत था, सुगंधित लकड़ियाँ थी, हिरण थे, ठीक ना, हिरण के बाल थे, और हिरण के बाल से बने चावल थे। उसके बाद मध था, फिर चंदन था, गेहूँ था, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च, ये सब चीज़ें वस्तुओं लाए थे, लोग लाए थे। किसके लिए, तो ये सरदार शत्रुघ्न के लिए, ठीक है ना। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गाना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी, मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने तोते आदि, ये सब जितने भी वस्तुएं थे, ये सब लोग लेकर आए थे। किसके लिए लेकर आए थे, तो सेनगुप्तवन के लिए, ठीक है ना। जब ये वन में घूमने गया था, जंगल में घूमने गया था, तो लोग लेके आए थे। इससे क्या पता चलता है कि हमारे वन में उस समय कितने वस्तुएं मिलती थी, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि लोग यह उपहार क्यों लाए, सरदार इन उपहारों का उपयोग किस लिए करते थे। ये सब हम क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है ना। जितना ही था ये सब पॉइंट में है, सब क्वेश्चन करवाएंगे जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तब, ठीक। अब देखिए, हम समुद्रगुप्त की प्रशस्ति पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा था।
ये जो आपका मूर्ति देखा है ना, ये देखिए दिख रहा है ना, ये आपका शक शासक का है, जो कि एक देवतुल्य मंदिर में बनाया गया था, मंदिर में बनाया था। इसका मूर्ति टूट गया है, देखिए मूर्ति मिला है, देख लीजिए, इस पे लिखा हुआ है, दिख रहा है ये वाला, ये अक्षर में कुछ लिखा हुआ है जो कि हमको नहीं पता है। अब हम पढ़ते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। देखिए, यह प्रयाग प्रशिस्त का एक अंश है, ठीक है ना, यानी प्रयाग से मिला है उत्तर प्रदेश में। धरती पर उन, देखिए लिखा जा रहा है, संस्कृत में लिखा गया था तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। लिखा है ना, हरिसेन लिखा था कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, यानी सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में लिख रहा है हरिसेन कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुण और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया। यानी यहाँ पर पैर के तलवे ये नहीं करेगा लात से मार के, नहीं, ये ना समुद्रगुप्त ने युद्ध में जीत के सबको हरा दिया और सबको अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है ना। ये इतने प्रतिद्वंदी थे। वे परमात्मा पुरुष है, ठीक है ना, साधु की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण है। कहना कि जो साधु है, जो भले लोग हैं ना, उनका मदद करते हैं, और जो बुरे लोग हैं उनका सजा भी देते हैं। वे अज्ञेय हैं, उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। कह रहे हैं ना कि अगर आप इनको अपने वश में करना चाहते हैं तो इनको प्यार से वश में कर सकते हैं, भक्ति भावना से। यानी आप चिल्ला के इनसे नहीं चिल्ला के नहीं बढ़ सकते। हकीकत में आप किसी को चिल्ला के नहीं जीत सकते, उसको प्यार से ही जीत सकते हैं, ठीक है ना। वे करुणा से भरे हुए हैं, वे अनेक सहस्त्र गायों का दाता है। वे बहुत अच्छे हैं और वे ना बहुत मात्रा में गायों के दान किए थे। गायों के दान उस समय जब हम पढ़ रहे हैं शक शासक समय, उस समय गायों को ना दान देना बहुत अच्छा कहा जाता था, बहुत पुण्य के बातें कहा जाता था। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, विरोहियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। ये कह रहे ना कि मतलब पूरा ये परम पुरुष है। वे देवताओं में कुबेर जो है ना धन के देवता हैं, और वरुण समुद्र देव हैं, इंद्र वर्षा के देवता हैं, यम जो है ना मृत्यु के देव तुल्य। कह रहे ना कि ये जो जितने भी गुण इन सब देवताओं में है ना, इन चारों देवताओं में जो समुद्रगुप्त है ना, हरिसेन समुद्रगुप्त का तुलना इन चारों देवताओं से किया है, ठीक है ना। किन किन देवताओं से किया है तो देख लीजिए। ये आपका कुबेर है, ये धन के देवता है, वरुण है, ये समुद्र देव है, इंद्र है, वर्षा का देवता है, और यम है, मृत्यु देवता है। ये कहते हैं ना कि जो गुण इन लोगों के पास है ना, इन देवताओं के पास है ना, वैसा ही गुण हमारे सम्राट समुद्रगुप्त के पास में है, ठीक है ना। देखिए बढ़ा चढ़ा के लिखा गया था प्रशिष्ट है, तो आप इतना बढ़ा चढ़ा के लिखिएगा, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर बदलता हुआ देहात। अब बदलता हुआ देहात कहने का मतलब ये है कि उस समय शहर तो था, ठीक है, राजा जहाँ पर रहता था उधर तो फैसिलिटी देवे किया था, तो भाई साहब गाँव में तो देख लेते हैं गाँव में कैसा सिचुएशन था। देखिए जनता में राजा की छवि क्या थी, ये पता करेंगे। राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते। वस्तुतः साधारण जनता द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचारों और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। कह रहा है कि जो जनता थी अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी, मतलब क्या सोचती थी, मेरा राजा कैसा है। इससे हम लोगों को अभिलेख से तो नहीं पता चलेगा कि राजा के बारे में प्रजा क्या सोचती थी। दूसरा बात, जो प्रजा थी ये भी अपने विचार को पत्थर पर नहीं लिखी थी, तो थोड़ा सा परेशानी होता है, ठीक है ना। तो फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया। उदाहरण के तौर पर जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। कहने का मतलब ये है, देखिए इतिहासकारों को अभिलेखों से माध्यम से तो नहीं पता चला कि राजा के बारे में जनता क्या सोचती थी। तो इन लोगों ने कुछ कविताएं कहानी के सुने। जैसे मान लीजिए आप बचपन में सुने हो कोनो कहानी कि कैसे आप पता नहीं, जैसे मान लीजिए आपको ना कुछ सुनाता होगा कहानी, कोनो ना कहानी सुनाता होगा बचपन में, तो उसको कविता में उसको लिख देंगे। एग्जाम्पल में आपको हम कैसे बताएं,
मान लीजिए कहाँ आपको नानी से आप अपनी दादी से बोलिएगा दादी ये कहानी सुनाओ, तो तुम्हारी दादी ने कुछ भी कहानी सुना देगी। तो पहले ही ऐसा कहानी सुनाया जाता था, ठीक है ना। तो उसको लिपिबद्ध बाद में किया गया है, यही कह रहा है जातक और पंचतंत्र में, ठीक है ना, कि लिखा गया था, कहानी सुनाया गया था तो उसको लिख दिया गया है। अब देखिए कहानी में क्या सुनाया गया था तो उसको लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए कहेंगे जातक कथा पहली शताब्दी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी। जो जातक कथाएँ थी ना कब लिखी गई थी, तब पाली भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, करेगी गंध तिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। गंध तिंदु चैप्टर का नाम है, ठीक है ना। ये जातक कथा है ना, उसमें से गंध तिंदु नामक चैप्टर है, शीर्षक है कहानी। जिस तरह से आपका इतिहास के बुक में 8 गो चैप्टर है ना, तो उसमें से आप राजा किसान नगर पढ़ रहे हैं ना, तो उसी तरह से आपका ये जो है ना जातक कथा में से एक जातक नामक कथा में से गंध तिंदु जातक है कथा है, इसमें से ना गंध तिंदु शीर्षक है, इसमें से कहानी लिखा गया है, वही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर कहानी से। कह रहा है कि ये राजा के बारे में लोग क्या सोचते थे। इन लोगों में वृद्ध महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल है, ठीक है ना। इस कहानी में सब कुछ शामिल है, क्या क्या शामिल है, बूढ़ी औरतें, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण, बच्चा, ये सब शामिल है इस कहानी में, ठीक है ना। देखिए कह रहे हैं कि जब राजा अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक करके सबने अपने दुखों के लिए राजा को भला बुरा कहा। कहने का मतलब ये है कि राजा एक बार भेष बदल के अपने प्रजा में गया। राजा सोचता था ना कि कैसे पता चले ना कि जो हमारी प्रजा है ना हमारे बारे में क्या सोचती है। तो राजा क्या किया, भेष बदल लिया और प्रजा के यानी गाँव में जाकर घूमने लगा। जैसे मान लो कि भेष बदल के पहचानेगा नहीं और लोगों के बीच जाकर घूमने लगा और राजा की शिकायत करने लगे, राजा ऐसे है, चाहे बोलो बाबू तुमको क्या दिक्कत है इस राजा से, ठीक ठाक है ना। तो सब लोग ना राजा के बारे में भला बुरा कहने लगे, बहुत सारे बातें, ठीक है ना। तो उनकी शिकायतें थी क्या थी, देखिए रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी, ठीक है ना। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। तो जैसे ही राजा भेष बदल के गया प्रजा में, बोला ना कि तुमको राजा से क्या शिकायत है, राजा से तुम क्या कहना चाहते हो। तो लोग अपना कहानी सुनाए, दुख सुनाए, बोले ना कि देखिए भाई साहब कुछ ना है, हम लोग को राजा नु बहुत तंग करता है। पहले के बात तो जैसे ही रात होगा डकैत हमारा धन लेके लूट के चला जाएगा, दिन होगा ना तो ये जो राजा आएगा ना, राजा का अधिकारी, ये सब टैक्स लेकर चला जाएगा। तो हम लोग परेशान हो गए हैं, तो इसीलिए हम लोग जंगल में रहने लगे हैं, लोग गाँव छोड़ जंगल में चले गए, ठीक है ना। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संभव तनावपूर्ण रहते थे। इस कारण से क्या पता चलता है कि जो राजा और प्रजा थे ना, मतलब तो आपस में टकराव था, खुश नहीं थे प्रजा अपने राजा से, ठीक है ना। क्यों शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर तरसते रहते थे। राजा जो था ना अधिकांश मात्रा में टैक्स लेता था, ठीक है ना। एक तो रात में डकैत लेके लूट के चल जाता था, उसके बाद से राती खानी आता, दिन में आता था राजा का अधिकारी, उस सब भी लेके चल जाता था टैक्स। तो सब जानता खिसिया कहा जाएगी, अभी जंगल में भागेगी ना। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता है। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और उपाय ढूंढने शुरू किए। लेकिन भाई साहब राजा जो है इतना तब वो टैक्स ले रहा है, जंगल में चला गया था। तब ये किसान परेशान होकर सोचने लगे कि अपने पहले अपने आप को, यानी हम लोगों के पास अधिकांश मात्रा में धन होना चाहिए। जब हमारे पास अधिकांश मात्रा में धन होगा तब ना हम देंगे राजा को ना, तो हम लोग खेती करेंगे। खेती करने का तरीका इन लोगों ने बदल लिया, ठीक है ना। खेती करने का तरीका इन लोगों ने बदलना शुरू कर दिया। सोचने लगे कैसे खेती अब बढ़ाया जाएगा। देखिए उपज बढ़ाने के तरीके पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैसे फसल अधिकांश मात्रा में लोगों ने बढ़ाना शुरू किया। कह रहे कि उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, यानी जिस तरह से जो उपज कैसे बढ़ेगा तो हल रहेगा तब है ना। जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी क्षेत्रों में फैल गया था। हल जो है ना, हल का प्रचलन गंगा और कावेरी घाटियों में इस्तेमाल होने लगा, यानी लोग खेत जोतने लगे किससे, हल से, इस एरिया में, ठीक है ना।
जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ लोहे के फॉल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज में भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। यद्यपि लोहे के फल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ हिस्से में सीमित है। कहने का मतलब ये है दोस्त, मेरा बात समझिएगा। क्या है ना, उपज बढ़ाने का तरीका है। जो गंगा और आपका कावेरी घाटी है ना, इस एरिया में ना बारिश होता था, ठीक है ना। और बारिश होता था तो इधर लोग ना लोहा का इस्तेमाल करने लगे, हल का इस्तेमाल करने लगे खेत जोतने के लिए। लेकिन जो आपका हल था ना, उस हल का इस्तेमाल भारत में हर जगह नहीं हो रहा था, कुछ सीमित ही क्षेत्रों में हो रहा था, ठीक है ना। अब हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुजरात की सुदर्शन झील, ठीक है ना। मानचित्र 2 में गिरनार ढूंढिए। चलिए आते हैं मानचित्र 2 में, देख लीजिए। ये आपका दिख रहा है गुजरात, और यहाँ पर आपका क्या है, गिरनार है, ठीक। ये आपका क्या है, गिरनार, देख लीजिए यहाँ पर है, ठीक है ना। अब एजे के बारे में पढ़ेंगे कुछ चीज़ें शायद, ठीक है ना। गिरनार आप देख लिए, लोकेशन पर गिरनार कहाँ था। अब उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है कि सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी के संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है, ठीक है ना। गिरनार आपको दिखा है, तो वहाँ पर एक सुदर्शन झील, एक कृत्रिम सुदर्शन झील था। कृत्रिम जलाशय उसे कहते हैं जिसको मानव ने खुद बनाया है, ठीक है ना। वहाँ पर कोई प्रकृति झील नहीं है, वहाँ पर लोग अपने आप से बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसके बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो संस्कृत में पत्थर पे अभिलेख लिखा गया था, ठीक है ना, दूसरी शताब्दी ईस्वी के। उससे पता चलता है कि यहाँ पर क्या था, एक गुजरात में यानी सुदर्शन झील थी। इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनाया गया था। गाली जा रही है इसीलिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इस अभिलेख को शक शासक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख कराने के लिए बनाया था। इस अभिलेख में कहा गया कि जलधाराओं और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, ठीक किया गया था। जलधाराओं और तटबंधों इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्च से कराई थी और इसके लिए अपनी प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी में, जिसमें कहा गया कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत कराई थी। ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एकदम सिंपल सा है, 2 पॉइंट। देखिए, आपको हम देखा है दोस्त, गिरनार का है, ठीक है ना, सुदर्शन झील देख लीजिए पहले आप। देख लीजिए, ये आपको दिख गया। अब हम पढ़, देखिए एकदम छोटा सा है, देखिए ध्यान से। ये आपका क्या है, गिरनार है, गुजरात है, और गुजरात में आपका कौन सा जगह है, गिरनार, ठीक है ना। यहाँ पर एक जलाशय है, जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनका एक एथी था, राज्यपाल था गुजरात में, ठीक है ना, पोस्टिंग था। तो उसने ना इस एरिया में ना खेती करने के लिए, किसानों के लिए एक झील बनवाया, ठीक है ना, अपने आप से खुदवा के झील बनवाया, ठीक, किसानों से खुदवाया। जिस तरह से हम लोग पोखरा बनाते हैं ना, वैसे ही इसने क्या किया,
इसका नाम था पीयूष गुप्त वैश्य, इसका नाम था, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल था। इसने क्या किया, एक पोखरा खुनवाया जिसको हम झील बोलते हैं, ठीक है ना। पोखरा खुनवाया और क्या किया ना, उसमें पानी इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि यह मानव कृत्रिम झील है, इसको प्रकृति नहीं, ये मानव कृत्रिम झील है, ठीक है ना। उसमें पानी भरवाया और उसमें ना बारीकी से उस झील से एक नदी का रास्ता निकला। उसके बाद से ना उस झील में ना डैम भी बनवाया था, ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर उसे गेट का खोला जाए, ऐसे बंद किया जा सके, ठीक है ना। इस तरीके से बनाया गया था। तो किसने बनाया था भाई साहब, पीयूष गुप्त वैश्य ने बनाया था, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजपाल था। इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानकारी मिला है, लेकिन जैसे ही समय बीता तो एक शासक आया रुद्रदमन, यह शक शासक था। तो रुद्रदमन देखा कि यहाँ पर ना झील है, तो रुद्रदमन उस झील को बनवाया, ठीक है ना, फेन से। जब रुद्रदमन उस झील को बनवाया ना, तब रुद्रदमन अभिलेख पे लिखता है कि मैं रुद्रदमन इस झील को मरम्मत करवा रहा हूँ, जो कि यह बनाया गया था मौर्य वंश के समय में, ठीक है ना। पीयूष गुप्त वैश्य ने बनवाया था इसको। तो हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, इसको हम बनवा नहीं रहे हैं। ये टूट फूट गया था बाढ़ में, जो भी होगा जैसे भी होगा, ये टूट फूट गया था, इसको हम बनवा रहे हैं, ठीक है ना। ये अपना अभिलेख में लिख दिया। फिर समय बीता तो एक और शासक आया उसके बाद में, उसका नाम था स्कंदगुप्त। उसने भी स्कंदगुप्त गुप्त वंश का था। तो स्कंदगुप्त जो था ना, यह भी फिर से रिपेयर किया था। तो ये पूरा एथी में से यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा, देखिए ध्यान से। अगर यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकता है तो यहाँ से 3 प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। सुदर्शन झील कहाँ हुआ है, तो गुजरात में, ठीक है ना। दूसरा बात, इसको निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण पीयूष गुप्त वैश्य ने कराया था, ठीक है ना। यह किस वंश का था, उस समय राज्यपाल था, तो मौर्य वंश के समय में यह राज्यपाल था, ठीक है ना। दूसरा बात, जो रुद्रदमन है ना, इस झील को मरम्मत करवाया था, यह किस वंश का था, ये शक वंश का था, ठीक है ना। उसके बाद से फिर गुप्त वंश का एक शासक है स्कंदगुप्त, वो भी इस झील को फिर से मरम्मत करवाया, ठीक है ना। ये है गुजरात की सुदर्शन झील। इससे खेती होती थी, ठीक है ना, इसमें पानी भरा जाता था। अब हम यहाँ पर देखिए, धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पानी बहुत मात्रा में होता है। इसमें पहले धान की बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधे की रोपाई की जाती है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौधा बढ़ जाती है तो इससे धान की उपज बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं। देखिए, जब आप खेती कर आपके अगर अभी तो धान रोपा रहा है, तो आप लोग पहले बिया छींटते हैं ना। पहले देखिए क्या होता, अभी हम आपको पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे, लेकिन सुन लीजिए, जो पहले जो इस समय जो जब तक ये आपका जातक कथा सुनाया गया था ना, कि हमारे रात में डकैत हमसे परेशान करता है, दिन में राजा का अधिकारी आके टैक्स लेके चल जाता है। तो उस समय ना खेती जानते हैं कैसे होता था धान के, जैसे आप गेहूँ बोते हैं ना, खेत में फेंक देते हैं ना जोत के, वैसे ही वो लोग ना धान की खेती करते थे। लेकिन जैसे जैसे राजा का कर इन पर बढ़ाने लगा, राजा कहा कि नहीं, हमको उससे मतलब ना है कि तुम्हारा डकैत लेके भाग रहा है, क्या लेके भाग रहा है, तुम हमको टैक्स दो तो टैक्स दो। तो बेचारा परेशान हो गया था। तो इन लोगों ने तरीका सीखा कैसे हम लोग फसल ज़्यादा मात्रा में उगाएंगे। तो इन लोगों ने पहले ना बीज बोया एगो खेत में, ठीक है ना, और देखो कि यहाँ पर बहुत मात्रा में खेत हो रहा है बिया, तो उसको कबार के अब दूसरे खेतों में रोप दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे खेती होता था पहले, लेकिन जब से ये कांड हुआ ना, तो ये लोग ऐसे खेती करने लगे। जो आजकल आप देखते हैं, पहले बिया हम लोग रोपते हैं ना, उसके बाद से बिया लेके दूसरा खेत में रोपते हैं, ठीक। और लेकिन गेहूँ में ना रोपते हैं, गेहूँ खेत जोतवाएंगे वही में फेंक देंगे। सबसे आसानी और कोनो चीज़ का फसल करने में आता है तो गेहूँ का, पानी भी कम लगता है और उसको फेंकने में भी आसान लगता है, रोपने में भी। तो कल आपको हम यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। उपज बढ़ाने के तरीके से यहाँ से पढ़ाएंगे, और कल देखते हैं कितना ख़त्म होता है। कल यहाँ तक ख़त्म कर देंगे, पेज नंबर कितना है, 40 तक, ठीक है ना। लगभग 3 दिन में ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ब्रदर्स, इसका आंसर लिख लेते हैं ना। चलिए अब हम इसका लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लिख लीजिएगा। एक बार जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद ये पढ़ा देंगे।
इसको रोक के आपको लिखना है। चलिए यहाँ तक ख़त्म होगा, ठीक है ना। आप इसको लिख लीजिएगा।